हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो आज अपन यहाँ पे स्टार्ट करते हैं वर्क डन बाय फ्रिक्शन। ठीक है ना। अभी तक अपन ने वर्क डन में कांस्टेंट फोर्स और वेरिएबल फोर्स से वर्क डन कैसे कैलकुलेट करते हैं ये अपन ने देख चुके हैं। अब आज एक और अपन बात करते हैं यहाँ पे। तो सब लोग हेडिंग डालेंगे वर्क डन बाय फ्रिक्शन, है ना। यानी कि फ्रिक्शन फोर्स की वजह से हम वर्क डन को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए, अगर फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है किसी बॉडी पे, ठीक है ना, तो वहां पे या तो वर्क डन जीरो भी हो सकता है या पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो तीन बातें यहां पे होती हैं। तो इन तीनों को अपन एक एक करके देखते हैं। तो लेट्स से कि मैं लेता हूं सबसे पहले केस 1। ऑल्दो देखिए अपन ने क्या किया था, अपन ने फर्स्ट लेक्चर में एक न्यूमेरिकल लिया था। जब फर्स्ट लेक्चर अपन एंड कर रहे थे तो वहां पे अपन ने एक न्यूमेरिकल लिया था, इसमें फ्रिक्शन इन्वॉल्व हो रहा था। तो एज सच ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें फ्रिक्शन की वजह से वर्क डन कैलकुलेट करने में, बट स्टिल हमें कुछ केसेस पता होने चाहिए जिससे कि हम जो भी चीज पढ़ें वो एक्चुअली पूरी चीज फिल्टर होनी चाहिए। हमको पता होना चाहिए कि अच्छा ये बातें इसमें पॉसिबल हो सकती हैं। तो अपन तीन केस लेंगे फ्रिक्शन में कि फ्रिक्शन की वजह से कब वर्क डन जीरो होता है, फ्रिक्शन की वजह से कब वर्क डन पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है। मेरे ख्याल से अधिकतर बच्चे नेगेटिव और जीरो के नेगेटिव और जीरो के बारे में तो आप सोच चुके होंगे। पॉजिटिव कैसे होगा ये शायद आपको दिक्कत आ रही होगी। तो अपन एक एक चीज देखते हैं यहाँ पे। सो केस 1 अपन ले रहे हैं और केस 1 देखिए क्या है। ये आपका एक प्लेटफॉर्म है। इस प्लेटफॉर्म के ऊपर एक ब्लॉक यहां पे रखा हुआ है, ठीक है ना। लेट से कुछ m मास का है और यहां पे इस पे कुछ फोर्स अप्लाई हो रहा है। और अगर इस पे कोई ना कोई फोर्स अप्लाई हो रहा है तो यहां पे एक फ्रिक्शन फोर्स यहां पे लग रहा होगा जिसको मैंने बोल दिया F, ठीक है ना। अब मैंने यहां पे क्या कंडीशन डाली है, मैंने यहां पे ये कंडीशन डाली है केस 1 में कि जो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स होता है वो बड़ा है किससे, अप्लाइड फोर्स से। भाई अपन फ्रिक्शन को भूले तो नहीं है ना, सबको याद है फ्रिक्शन में क्या होता है। तीन तरह के फ्रिक्शन होते हैं, स्टैटिक, लिमिटिक और काइनेटिक। स्टैटिक फ्रिक्शन सबको पता है कि भाई स्टैटिक फ्रिक्शन अगर वहां पे लग रहा है तो यानी कि ब्लॉक अभी रेस्ट पे है। लिमिटिंग फ्रिक्शन पे उसकी लिमिटिंग वैल्यू पे वो पहुंच चुका है। जैसे ही लिमिटिंग वैल्यू क्रॉस होती है तो काइनेटिक फ्रिक्शन में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि ब्लॉक फिर मूव करने लग जाता है। तो अभी मैंने क्या बोला है कि ये यानी कि एफएस मैक्स भी लिख सकता हूं मैं इसको, ठीक है ना। लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलिए या स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम बोलिए, बात तो बराबर ही है। तो यहां पे लेट से कि मैं कुछ एफ फोर्सेस को खींच रहा हूं, लेकिन जो मेरा फ्रिक्शन फोर्स है यानी कि जो एफएस मैक्सिमम है वो यहां पे क्या है, ज्यादा है। तो क्या ये ब्लॉक मूव करेगा। फॉर एग्जाम्पल यहां पे मैंने बोल दिया कि भाई मैं जो जिससे फोर्स लगा रहा हूं वो लेट से 10 न्यूटन है ना। और यहां पे ऑब्वियस सी बात है कि यार यहां पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन तो होगा ही होगा। और जो एफ एस मैक्स है लेट से कि वो मेरा कैलकुलेट करके आया कुछ 50 न्यूटन, अजम्पशन है, ठीक है ना, कि मैक्सिमम फ्रिक्शन 50 न्यूटन है और जितने फोर्स से मैं खींच रहा हूं इस ब्लॉक को वो कितना है, 10 न्यूटन है। तो क्या ये ब्लॉक यहां से मूव करेगा, ये ब्लॉक यहां से मूव नहीं करेगा। अगर आप कह रहे हैं कि ये ब्लॉक मूव नहीं करेगा तो इसका मतलब ये जो ब्लॉक है ये किस पे रखा रहेगा, रेस्ट पे रखा रहेगा। अगर ब्लॉक मूव ही नहीं कर रहा है तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा क्या बेटा वो जीरो होगा। क्लियर। अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया तो वर्क डन क्या होता है, वर्क डन इज अ प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। और फोर्स कौन सा फोर्स बेटा, फ्रिक्शन फोर्स। कौन सा फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स। तो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है इधर और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है जीरो, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू जीरो। क्या हो गया, फ्रिक्शन की वजह से वर्क डन क्या हो गया, जीरो। तो हमने तीन केस में से पहला केस देख लिया कि फ्रिक्शन की वजह से जो वर्क डन होता है वो जीरो हो सकता है। आओ आगे बढ़ते हैं केस 2 पे। इधर देखिए, केस 2। अब यहां पे फिर से अपन क्या करेंगे, एक प्लेटफॉर्म लेते हैं। इस प्लेटफॉर्म के ऊपर लेट से कि एक ब्लॉक अपन ने रख लिया m मास का
और इधर उस पे फोर्स लग रहा है कुछ F, और इस पे जो फ्रिक्शन लगेगा वो यहां लगेगा पीछे की तरफ, एंड लेट्स से दिस इज Fs मैक्स, यानी कि लिमिटिंग फ्रिक्शन अपन बात कर रहे हैं। तो अब केस 2 में मैं क्या कर रहा हूं, केस 2 में जो आपका अप्लाइड फोर्स है F अप्लाइड, ये बड़ा हो जाएगा किससे, Fs मैक्स से, ठीक है ना। यानी कि अब क्या हो गया कि भैया ये लेट से 50 न्यूटन आ रहा है और ये लेट से 10 न्यूटन आ रहा है, तो आपका खींचने वाला फोर्स जो है वो ज्यादा है और इसके रोकने वाला जो फोर्स है वो कम है, तो यानी कि ब्लॉक क्या करेगा, मूव कर जाएगा। और अगर ब्लॉक मूव करेगा तो यानी कि उसमें कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट आएगा। और ब्लॉक किस डायरेक्शन में मूव करेगा, जिस डायरेक्शन में ज्यादा फोर्स है। किस डायरेक्शन में ज्यादा फोर्स है, 50 न्यूटन ज्यादा, इधर की तरफ ब्लॉक मूव कर रहा है तो डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में होगा। तो इस केस में जो वर्क डन होगा वो बताइए पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। इस केस में जो वर्क डन आएगा अपना वो कैसा होगा, पॉजिटिव। वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज, ठीक है ना। तो यहां पे जो अपना वर्क डन हुआ वो कैसा हुआ, पॉजिटिव हुआ। वर्क डन बाय फ्रिक्शन नहीं बोलेंगे, लेकिन यहां पे नॉर्मल ओवरऑल वर्क डन यहां पे क्या बोलेंगे कि पॉजिटिव है। क्यों, क्योंकि जिस डायरेक्शन में ब्लॉक मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। हाँ, फ्रिक्शन की वजह से जो वर्क डन होगा वो तो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है ना, लेकिन ओवरऑल वर्क डन यहां पे कैसा हुआ, पॉजिटिव हुआ। चलो ये अपन ने दूसरा केस देखा, एक और केस बनाते हैं अपन, केस 3 बोलेंगे अपन उसे। और केस 3 में अपन बात करेंगे किसकी, 2 ब्लॉक सिस्टम की, क्योंकि भाई फ्रिक्शन में है ही क्या, केवल 2 ब्लॉक सिस्टम और नॉर्मल फ्रिक्शन है। तो यहां पे हम बात करेंगे किसकी, 2 ब्लॉक सिस्टम। मेरे ख्याल से सबको याद होगा 2 ब्लॉक सिस्टम में हमने कैसे पढ़ा था। 2 ब्लॉक सिस्टम में हमारा प्रॉब्लम सॉल्व करने का क्राइटेरिया क्या होता था, बताना बेटा खड़े होके। क्या करते थे अपन, हम 2 केस मानते थे, या तो पूरा सिस्टम एक साथ मूव करेगा या अलग अलग मूव करेगा। लेकिन ये पता करने से भी पहले हम क्या करते थे, हम पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन फाइंड आउट करते थे, इंडिविजुअल फ्रिक्शन की वैल्यू पता करते थे, यानी कि मैक्सिमम फ्रिक्शन की वैल्यू पता करते थे, ठीक है ना। फिर हम ये वाले केसेस लेते थे कि साथ में मूव करेंगे या अलग अलग मूव करेंगे। साथ में मूव करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग काम करते थे, अलग अलग मूव करते थे तो उसके अकॉर्डिंग अपन यहां पे बात करते थे। तो देखो अब यहां पे मैं बना रहा हूं एक प्लेटफॉर्म, ठीक है ना। लेट से कि ये अपन प्लेटफॉर्म यहां पे बनाते हैं और इसके ऊपर अब रखे जाएंगे 2 ब्लॉक। दिस इज आवर ब्लॉक 1 एंड दिस इज आवर ब्लॉक 2। इसको लेट से मैं नाम दे देता हूं A और इसको मैंने नाम दे दिया क्या, B। और फोर्स जो लग रहा है वो यहां पे लग रहा है, F फोर्स यहां पे लग रहा है, ठीक है ना। और फ्रिक्शन अगर मैं आपको बोलूं तो यहां पे तो जो फ्रिक्शन है बेटा वो कैसा है, स्मूथ है। ये वाला जो सरफेस है वो कैसा है, स्मूथ है। लेकिन यहां पे जो सरफेस है यहां पे कुछ ना कुछ प्रेजेंस ऑफ फ्रिक्शन है, यानी कि यहां पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है इस सरफेस पे, लेकिन नीचे वाले सरफेस पे कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। तो अब इस केस में अपने को क्या पता करना है कि इंडिविजुअल ब्लॉक पे फ्रिक्शन कैसा होगा। यहां पे तो आपने क्या पता कर लिया कि ओवरऑल इस फोर्स की वजह से, कैपिटल F की वजह से तो वर्क डन कैसा है, पॉजिटिव है, और फ्रिक्शन की वजह से कैसा है, नेगेटिव है। कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। तो ये पता चला ना फ्रिक्शन की वजह से नेगेटिव क्यों है बेटा, फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट आगे, दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, 180 डिग्री। सो F डॉट S cos 180 माइनस में आएगा तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या होगा, नेगेटिव। चलो अब ये तो नॉर्मल सी बात हुई थी वहां पे। अब 2 ब्लॉक सिस्टम आ जाएंगे तो ऊपर वाले ब्लॉक में क्या वर्क डन होगा, नीचे वाले में क्या होगा, या ओवरऑल क्या होगा, ये हमको कैसे पता चलेगा। तो इसको पता करने के लिए हम क्या करेंगे, A और B। अब देखो A का अगर आप FBD बनाओ तो A पे अगर अप्लाइड फोर्स, ये क्या है, F अप्लाइड है। अगर आप इधर की तरफ खींच रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है कि A के सरफेस पे कुछ इधर की तरफ फ्रिक्शन लगेगा और B के ऊपर कुछ इधर की तरफ फ्रिक्शन लगेगा। अगर ये ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो हम इंडिविजुअल ब्लॉक को लेके भी बना सकते हैं, जैसे कि मैंने A ब्लॉक को पहले अलग कर दिया और यहां पे ये जो बड़ा वाला B ब्लॉक है
इसको मैंने यहां पे इस तरह से अलग कर दिया, ठीक है ना। तो ए पे क्या लग रहा था फोर्स, दिस इज योर एफ फोर्स, एफ अप्लाइड। तो इस पे जो फ्रिक्शन लग रहा था क्या बेटा, वो यहां पीछे की तरफ लग रहा था एफ, और यही फ्रिक्शन फोर्स यहां पे लगेगा आगे एफ। इसका वेट नीचे, लेट से इसका स्मॉल एम और इसका कैपिटल एम बोल दूं तो यहां पे एम जी, यहां पे कैपिटल एम जी। एक इसमें नॉर्मल आएगी, एक इसमें नॉर्मल आएगी। ये वाली नॉर्मल ग्राउंड की वजह से, ये वाली नॉर्मल इस पर्टिकुलर सरफेस की वजह से। कोई दिक्कत नहीं है एबीडी बनाने में। तो हमको यहां पे अभी नॉर्मली सिर्फ इतनी सी बात करनी है कि इंडिविजुअल ब्लॉक पे वर्क डन की सिचुएशन क्या रहेगी। तो अगर मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि बताइए वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन ए, और मेरा दूसरा क्वेश्चन है आपसे वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन बी, ठीक है ना। तो यहां पे आपसे दो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि फ्रिक्शन की वजह से ए ब्लॉक के ऊपर पॉजिटिव वर्क डन है या नेगेटिव है, और बी के ऊपर फ्रिक्शन की वजह से पॉजिटिव वर्क डन है या नेगेटिव है। अप्लाइड फोर्स की बात नहीं कर रहा हूं मैं, किसकी बात कर रहा हूं, इस एफ फोर्स की, फ्रिक्शन की। तो अगर ये एफ फोर्स से इसे खींच रहा है तो यानी कि इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा क्या वो इधर आगे की तरफ होगा। और ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि जिस डायरेक्शन में फोर्स होता है उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होता है। सपोज अगर इसमें कुछ वैल्यू फीडेड होती तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन भी इधर ही होता। तो इतनी बात तो हमें समझ में आती है कि डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो आगे की तरफ होगा। तो अगर हमें पता है कि यहां पे डिस्प्लेसमेंट है और यहां पे डिस्प्लेसमेंट है, तो ए ब्लॉक पे फ्रिक्शन लग रहा है पीछे, डिस्प्लेसमेंट लग रहा है आगे, दोनों के बीच में एंगल 180 डिग्री, यानी कि फ्रिक्शन, वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन ए ब्लॉक इज नेगेटिव, ठीक है। फिर वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन बी ब्लॉक, आप देखिए जिस डायरेक्शन में फ्रिक्शन का फोर्स है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट भी है, दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री, यानी कि यहां पे क्या होगा, पॉजिटिव होगा जो भी होगा। तो यहां पे हमने क्या बोल दिया कि वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन ब्लॉक बी इज पॉजिटिव। तो ये हमने क्या किया, एक सरफेस पे आकर के हमने ये नॉलेज गैदर करी है कि फ्रिक्शन की वजह से तीन तरह के वर्क डन हो सकते हैं, 0, नेगेटिव और पॉजिटिव। अब क्वेश्चंस करना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, इतनी बातें आप नोट करें, देन विल मूव ऑन विद द क्वेश्चंस। ओके स्टूडेंट्स, सो आगे बढ़ते हैं अब अपन, और अब अपन लेंगे यहां पे कुछ न्यूमेरिकल। सब लोग देखें इधर इस न्यूमेरिकल पे, ये एक एग्जांपल है जो कि वर्क डन ऑन फ्रिक्शन है, यानी कि वर्क डन बाय फ्रिक्शन से अपने को इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो ये 2 ब्लॉक प्रॉब्लम दिख रही है सबको, यहां पे 2 ब्लॉक हैं ए और बी, 10-10 किलो के हैं दोनों, और बी ब्लॉक पे 100 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। तो अच्छा, अपन ने जब केस 3 समझा था तो अपन ने ए पे फोर्स लगाया था, अभी नीचे फोर्स है तो अपना एक और केस यहां पे क्लियर हो जाएगा। और ए और बी के बीच में जो सरफेस है वहां पे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.5 दिया हुआ है, और बी और ग्राउंड के बीच में सरफेस स्मूथ दिया हुआ है। और 100 न्यूटन का फोर्स लगने की वजह से यहां पे आपको दिख रहा होगा कि डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, यहां से यहां तक 2 मीटर का, यानी कि ये जो पूरा सिस्टम है ये आगे शिफ्ट हुआ है। बहुत बढ़िया। तो हमको 2 चीजें यहां पे फाइंड आउट करनी है। एक तो वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स, यानी कि 100 न्यूटन की वजह से जो यहां पे वर्क डन हुआ है, और फाइंड वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स, यानी कि फिर फ्रिक्शन की वजह से यहां पे क्या वर्क डन हो रहा होगा, ये हमें यहां पे बेसिकली फाइंड आउट करना है। तो आओ अपन अपना डायग्राम बनाते हैं ताकि एफबीडी बनाते टाइम अपन थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन कर सकें। तो इसी डायग्राम को मैं यहां पे बना रहा हूं, आप लोग चाहें तो यहां से देख लीजिए। दिस इज आवर ब्लॉक ए, दिस इज आवर ब्लॉक बी, और ये भी 10 kg का है, ये भी 10 kg का है। यहां पे 100 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। इस सरफेस पे जो आपका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो 0.5 है,
ये वाला सरफेस कैसा है आपका, स्मूथ है, ठीक है ना। अब क्या हुआ, ये यहां से इस पॉइंट से थोड़ा सा ये आगे शिफ्ट हुआ होगा और लेट से कि कहीं यहां पे ये आ चुका है और यहां से यहां तक की दूरी हमको बताई गई है 2 मीटर, यानी कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो इस डायरेक्शन में है, ठीक है ना। तो पहला पार्ट तो भाई बहुत इजी है। पहला पार्ट तो क्या बोला है, अप्लाइड फोर्स की वजह से जो वर्क डन हो रहा है, तो हम क्या बोल सकते हैं, वर्क डन बाय एफ अप्लाइड, ठीक है ना। तो क्या होना चाहिए, वर्क डन, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट। तो अप्लाइड फोर्स तो कितना है बेटा, 100, दिस विल बी मल्टीप्लाइड बाय द डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है 2 मीटर का, तो न्यूटन मीटर। अब 100 और 2 मीटर यानी कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों के दोनों एक ही डायरेक्शन में, फोर्स भी इस डायरेक्शन में है, डिस्प्लेसमेंट भी इस डायरेक्शन में, दोनों के बीच में एंगल 0, तो यहां पे लिख लो मल्टीप्लाइड बाय कॉस 0 डिग्री, 200 जूल। पहला पार्ट तो आपने इजीली कैलकुलेट कर लिया। अब बात आती है भाई फ्रिक्शन फोर्स की वजह से क्या यहां पे, अच्छा फ्रिक्शनल फोर्स भी इन्होंने क्या बोला है, फाइंड द वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स ऑन ब्लॉक ए एंड फ्रिक्शन वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन ब्लॉक बी, है ना। यानी कि वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स ऑन बी एंड ए अपने को सेपरेटली यहां पे कैलकुलेट करना है। तो देखो अगर ये पूरा यहां पे 100 न्यूटन से ये आगे जा रहा है, ठीक है ना, तो यहां पे देखो एक फ्रिक्शन फोर्स तो आएगा यहां पे पीछे और एक फ्रिक्शन फोर्स यहां पे आएगा आगे, ठीक है ना। क्लियर है सबको ये। तो यहां पे क्या होगा, 100 न्यूटन से ही सिस्टम आगे जा रहा है, ठीक है ना। तो वर्क डन ऑन बी एंड वर्क डन ऑन ए, ठीक है। तो ये अपन यहां पे कैसे कैलकुलेट करेंगे, अब देखो सबसे पहले अगर मैं निकाल रहा हूं वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स ऑन बी, तो बी के ऊपर अगर मैं निकालूं, यहां पे ए और बी भी नेमिंग मत करो, ठीक है। यहां पे अपन क्या करें, वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन बी, अगर ये आगे जा रहा है तो इसके सरफेस पे फ्रिक्शन फोर्स यहां पे पीछे लगे, चलो कर भी दो कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर होंगी चीजें हो। तो ये अगर अपन मान रहे हैं फ्रिक्शन बी के ऊपर, तो ये पीछे, लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो आगे ही हो रहा है 2 मीटर का, तो यानी कि ये फ्रिक्शन फोर्स होगा कितना, पहले तो ये हमें यहां पे पता होना चाहिए। तो अगर मैं ये मान करके चल रहा हूं कि भाई ये पूरा का पूरा सिस्टम एक है, अगर ये पूरा सिस्टम एक है तो यानी कि ये जो ब्लॉक होंगे वो, मैं ये मान करके चल रहा हूं कि ये दोनों के दोनों ब्लॉक कैसे हैं, दे आर मूविंग टुगेदर, ठीक है ना, मूविंग टुगेदर। अगर ये दोनों एक साथ चल रहे हैं तो इनका कॉमन एक्सेलरेशन होना चाहिए। तो टोटल कितना हो गया 20 kg और फोर्स कितना लग रहा है 100 न्यूटन, तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा F अपॉन m, और F कितना है 100 अपॉन m इज 20, कितना आ गया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये अपना एक्सेलरेशन आ गया। यानी कि ये पूरा का पूरा सिस्टम, मैंने इसको क्या मान लिया, पूरे को एक सिस्टम मान लिया। तो ये पूरा सिस्टम कितने एक्सेलरेशन से चल रहा है, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से ये आगे चल रहा है। चलो अब यहां पे अपन क्या कर सकते हैं, मैक्सिमम फ्रिक्शन यहां पे 0.5 अपने को बताया हुआ है, तो एफ मैक्स कितना होगा 1/2 इंटू 100, तो कितना आ गया 50 न्यूटन। तो यानी कि इसकी वैल्यू मुझे कितनी पता चली कि ये कितना आ गया 50 न्यूटन। तो अगर मैं देखो अपन बहुत धीरे धीरे समझ रहे हैं एक एक चीज को, तो वर्क डन अपन आराम से भी कैलकुलेट कर लेंगे। पहले आप इसको समझो कि आ कैसे रहा है, ठीक है ना। ये अपना बड़ा वाला ब्लॉक यहां पे बनाते हैं, दिस इज बी ब्लॉक, 100 न्यूटन फ्रिक्शन, दिस इज 10 kg यानी कि 100 न्यूटन, दिस इज नॉर्मल, दिस इज ऑल्सो अ 10 kg ब्लॉक, सो 100 न्यूटन यहां पे लग गया, नॉर्मल इसकी यहां पे आ गई। अब देखो यहां पे आपको क्या बोला गया है कि इस सरफेस के इन दोनों के बीच में कितना है म्यू 0.5,
ठीक है ना। तो अगर ये आपको फ्रिक्शन पता करना है, ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा ये, इसकी वैल्यू कितनी निकालोगे आप, 50 न्यूटन भाई, 100 इंटू 0.5, 1/2 इंटू 100 कितना आ गया, 50 न्यूटन। अब ये वाला जो फ्रिक्शन फोर्स है, क्या यहां पे न्यूटन का सेकंड लॉ वैलिड है? और न्यूटन का सेकंड लॉ क्या बोलता है कि अगर ये दोनों के दोनों ब्लॉक को हमने कंबाइंड सिस्टम माना हुआ है, दोनों को क्या माना हुआ है कि दे आर मूविंग टुगेदर, यानी कि अगर ये 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से मूव हो रहा है तो ये भी उतने से मूव होगा। तो भाई इनका एक्सेलरेशन कितना बता दिया, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इतने ही एक्सेलरेशन से ये भी मूव कर रहा है, तो इसकी इक्वेशन तो भैया फिर लिखनी पड़ेगी ना अपने को। और इसकी इक्वेशन क्या आएगी फिर, इस फ्रिक्शन को आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्या बेटा, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास कितना है, 100 न्यूटन, ठीक है, और एक्सेलरेशन कितना है 5, और सॉरी मास कितना है 10 kg और एक्सेलरेशन कितना हो गया 5, तो ये वाला फ्रिक्शन फोर्स कितना हो गया आपका 10 इंटू 5 यानी कि 50 न्यूटन। तो यानी कि जितना फ्रिक्शनल फोर्स इधर लग रहा है उतना ही फ्रिक्शनल फोर्स इधर भी लग रहा है, ठीक है ना। तो हम यहां पे अब इजीली बता सकते हैं कि वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स ऑन ए इज इक्वल्स टू, अब देखो जो ये वाला जो फ्रिक्शनल फोर्स है ये किसकी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, और डिस्प्लेसमेंट है कितना 2 मीटर का डिस्प्लेसमेंट है, और दोनों के दोनों एक साथ मूव कर रहे हैं तो दोनों का डिस्प्लेसमेंट भी 2 मीटर ही होगा। तो यहां पे क्या हो गया 50 इंटू 2 इंटू कॉस 0 डिग्री, क्योंकि दोनों के बीच में एंगल कितना है 0 डिग्री का है। तो यहां पे तो क्या आ गया अपने पास 100 जूल। वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन ए कितना आ गया 100 जूल। अब बी के ऊपर अगर मैं बात करूं तो यहां पे फ्रिक्शन पीछे है और डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ हुआ है 2 मीटर, तो दोनों में एंगल 180 डिग्री। तो यहां पे वर्क डन कितना आएगा, वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन बी इज इक्वल्स टू 50 इंटू 2 इंटू कॉस 180 डिग्री, यानी कि माइनस का 100 जूल। तो अगर टोटल या वर्क डन, नेट वर्क डन अगर आपको पता करना है तो वो कितना आ गया, टोटल वर्क डन बाय फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन का नेट वर्क डन कितना हो गया 0, लेकिन अपने को क्या बताना था, अपने को आंसर बताना था वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन बी एंड ऑन ए। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन बी -100 ऑन ए +100, ठीक है। क्लियर हुआ ये वाला क्वेश्चन। इसको दोबारा एक्सप्लेन करूं मैं, नोट डाउन करिए यहां तक, फिर दोबारा इसको एक्सप्लेन करता हूं मैं। तो मैं एक बार और आपको ये वाला क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूं। देखो स्टार्टिंग से देखना, इस क्वेश्चन में हमको 2 ब्लॉक सिस्टम दिया हुआ था। तो 2 ब्लॉक सिस्टम को सॉल्व करने से पहले हम 2 बातें सोचते हैं कि या तो ये साथ में मूव करेंगे या अलग अलग मूव करेंगे। तो हम हमारी टाइम कंज्यूमिंग के लिए हम क्या करते हैं, हमारा टाइम बचाने के लिए हम ये मान करके चलते हैं इनिशियल लेवल पे कि दोनों के दोनों साथ में मूव करेंगे। अगर दोनों के दोनों साथ में मूव कर गए तो क्या हमें सेपरेटली इनको सॉल्व करना पड़ता है क्या, फिर क्या जरूरत है, अगर पता ही चल रहा है कि भाई साथ में मूव कर रहे हैं तो हमने क्या किया, इनका एक एफबीडी बनाया। तो यहां पे देखो इधर हमने इनका एफबीडी ड्रॉ किया। हमने क्या पता किया यहां पे सबसे पहले कि भाई अच्छा 10 kg का है, 100 न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा है। तो हमने देखा कि भाई अगर मैं इसको एक साथ मूव कराना चाहूं तो इसका एक्सेलरेशन कितना है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि ये पूरा सिस्टम 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से आगे बढ़ रहा है। और पहला कंडीशन हमको बोला था कि अप्लाइड फोर्स की वजह से वर्क डन कितना है, तो अप्लाइड फोर्स तो बेटा 100 न्यूटन ही है, और पूरा सिस्टम अगर एक साथ मूव कर रहा है तो यानी कि ये 2 मीटर आगे शिफ्ट हुए हैं। तो 100 इंटू 2 कॉस 0 डिग्री, दोनों एक ही डायरेक्शन में है और दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री, कितना आ गया 200 जूल। अब दूसरा क्वेश्चन हमसे पूछा गया था कि भाई ए और बी के जो सरफेस है यहां पे कुछ ना कुछ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, और इसकी वजह से आप हमें ये बताइए कि फ्रिक्शन की वजह से जो वर्क डन हो रहा है ए पे और बी पे वो कितना है। तो हमने क्या किया, ए और बी को सेपरेटली ड्रॉ कर दिया और उनका एफबीडी बनाया। तो ये ए का एफबीडी हो गया, ये बी का एफबीडी हो गया, इधर एक फ्रिक्शन फोर्स, इधर एक फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है ना। तो अब यहां पे जो फ्रिक्शन फोर्स आया, दिस फ्रिक्शन फोर्स इज बेसिकली, फ्रिक्शन होता क्या है, फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, F बराबर म्यू एन। तो म्यू कितना है 0.5, तो 0.5 को 1/2 लिख लिया। एन नॉर्मल किसके बराबर हो गई यहाँ पे 100 न्यूटन, एक ही इक्वेशन है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे कोई और फोर्स तो लग नहीं रहा, तो यहाँ पे सेकंड लॉ वाली बात नहीं आएगी। तो क्या हो गया 50 न्यूटन, हमको पता चल गया कि इधर की तरफ एक फ्रिक्शनल फोर्स है। अब यहां पे जो फ्रिक्शनल फोर्स है, यहां पे एक
नॉर्मल अप्लाइड फोर्स भी है 100 न्यूटन का, इसमें डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है और इसमें एक्सेलरेशन भी है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। तो यानी कि अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है ये ma के बराबर होना चाहिए। तो 10 इंटू 5 ये भी कितना आ गया 50 न्यूटन। तो दोनों ही फ्रिक्शनल फोर्स 50 न्यूटन के आ गए। तो अब हमने क्या किया, यहां पे वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन ए, तो यानी कि ये 50 न्यूटन इस डायरेक्शन में और इसी डायरेक्शन में 2 मीटर का डिस्प्लेसमेंट है, एंगल दोनों के बीच में 0 डिग्री, तो ये तो पॉजिटिव आ गया। ये वाला 50 न्यूटन इधर की तरफ डिस्प्लेसमेंट आ गया, दोनों के बीच में एंगल 180 डिग्री, ये नेगेटिव आ गया। अब टोटल वर्क डन अगर आपसे कोई पूछ लेता या नेट वर्क डन पूछ लेता फ्रिक्शन की वजह से, तो नेट वर्क डन बाय फ्रिक्शन है 0, क्योंकि 100 माइनस 100 कितना हो गया 0। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2, बेटे सही करना है इसको। तो अगला क्वेश्चन अपना किस पे होगा, अब अपन देखेंगे अगला क्वेश्चन वर्क डन 0 कैसे होगा। ठीक है ना, तो यहां पे अब अपन अगला क्वेश्चन देखेंगे कि वर्क डन 0 कैसे कैलकुलेट होता है। देखिए सब इस क्वेश्चन को, A force of 10 Newton is acting on a block of 220 kg on a horizontal surface with a coefficient of friction is 0.2. Calculate the work done by force. बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कुछ लोग जो केसेस नहीं पढ़ते हैं, केस 1, 2, 3 जो आज अपन ने पढ़े हैं, जिनको उसके बारे में नहीं पता होता, वो अपने मन में एक थिंकिंग बिठा लेते हैं कि फ्रिक्शन की वजह से जो वर्क डन होता है वो हमेशा ही नेगेटिव होता है, जबकि ऐसा नहीं है। पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो देखो यहां पे अब क्या है, अपने पास एक ब्लॉक है और ये ब्लॉक कितने का है 20 kg का। ठीक है ना, यहां पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है अपने पास 0.2। अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इज एक्टिंग, तो ये फोर्स लगा दिया अपन ने इसके ऊपर यहां पे 10 न्यूटन का। तो वर्क डन बाय द फोर्स, अपने को यहां पे क्या पता करना है, वर्क डन बाय द फोर्स, कि वर्क डन बाय फोर्स कितना होगा। तो 200 न्यूटन यहां पे नॉर्मल यहां पे, और फ्रिक्शन आएगा यहां पीछे, और ये फ्रिक्शन यानी कि मैक्सिमम फ्रिक्शन। ठीक है, अब एफ मैक्स की वैल्यू अगर मैं कैलकुलेट करूं तो वो म्यू एन होगी, यानी कि 2/10 मल्टीप्लाई बाय एन, और एन कितना है 200, कितना आ गया 40 न्यूटन। यानी कि यहां पे अपने को एक वैल्यू मिली 40 न्यूटन। क्वेश्चन खत्म हो गया यहीं पे, समझ में आया? कितने बच्चों को समझ में आया? बेटा जिनके चेहरे पर मुस्कान दिख रही है मुझे, उनको तो बेटा समझ में आ गया है। मैक्सिमम फ्रिक्शन बड़ा आ गया और अप्लाइड फोर्स छोटा आ गया। ये क्या है, दिस इज योर एफ अप्लाइड। तो ये कौन सा केस बना, ये केस 1 बन गया बेटा, जहां पे एफ एस मैक्स बड़ा निकल गया किससे, अप्लाइड फोर्स से। और ऐसा होने पे क्या होता है, क्या ये 10 न्यूटन का जो फोर्स है, क्या ये 20 kg के ब्लॉक को खींच सकता है आगे? नहीं खींच सकता है। यानी कि ये ब्लॉक कैसे रहेगा, ये ब्लॉक रेस्ट की पोजीशन पे रहेगा। यानी कि जो यहां पे डिस्प्लेसमेंट होगा वो 0 के बराबर होगा। यानी कि जो वर्क डन होगा बाय द अप्लाइड फोर्स इज 0। क्लियर? कोई दिक्कत इसको समझने में? जो केस 1 लिया था अपन ने उसी के ऊपर बेस्ड ये वाला न्यूमेरिकल हो गया, इससे पहले वाला केस 3 पे आ गया। क्लियर हुआ ये? चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब इस क्वेश्चन में क्या है, अ ब्लॉक ऑफ मास 10 kg इज प्रोजेक्टेड विद स्पीड 10 meter per second on the surface of the plank of mass 10 kg kept on smooth ground as shown in the figure। ठीक है, तो ये 2 ब्लॉक यहां पे दे रखे हैं, ये भी 2 ब्लॉक सिस्टम का क्वेश्चन है। 10-10 किलो के 2 ब्लॉक हैं, ए और बी के बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.1, नीचे वाला सरफेस स्मूथ है, इसकी वेलोसिटी 0 है, इसमें कुछ ना कुछ वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड।
तो हमको क्या पता करनी है, 3 बातें यहां पे पता करनी है। फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ 2 ब्लॉक्स व्हेन फ्रिक्शनल फोर्स स्टॉप एक्टिंग। तो भाई जैसे एक ब्लॉक की हमें यहां पे वेलोसिटी बता रखी है 10 मीटर पर सेकंड, लेकिन ये 10 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी कब है, जब इस पर फ्रिक्शन लग रहा है, यानी कि एक्चुअल वेलोसिटी तो कम ही होगी। अरे भाई एक स्मूथ सरफेस है, अभी सपोज चलो इसको ऐसे समझो, एक रफ सरफेस है जिसके ऊपर आपने एक अलमीरा रखी हुई है, आपको एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचानी है, आप उसको धक्का दोगे तो आप ज्यादा धक्का दोगे ना यार, तभी तो मूव होगी वहां पे। लेकिन अगर मैं उसको रफ सरफेस की जगह एक स्मूथ सरफेस पे रख दूं तो आपको कम एफर्ट डालने पड़ेंगे। तो यहां पे भी कुछ कुछ ऐसा ही हो रहा है, क्योंकि ए और बी के बीच में जो सरफेस है वो थोड़ा सा रफ है, और कितना रफ है 0.1, यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या है वहां पे 0.1, तो वेलोसिटी ज्यादा देनी पड़ रही है, तो एक्चुअल वेलोसिटी तो कम ही आएगी। तो यहां पे पहले पार्ट में क्या बोला गया है कि आप हमें ए और बी ब्लॉक की वेलोसिटी तब बताएं जब फ्रिक्शन ही नहीं हो, यानी कि हमको सरफेस स्मूथ माननी पड़ेगी। फाइंड आउट द डिस्प्लेसमेंट इफ फॉर ए एंड बी टिल वेलोसिटी बिकम्स इक्वल। तो सेकंड पार्ट में हमें क्या करना है कि ए और बी का डिस्प्लेसमेंट पता करना है, लेकिन कब, एक ना एक पॉइंट तो ऐसा आएगा जब दोनों के दोनों ब्लॉक साथ में मूव करेंगे। अगर दोनों ब्लॉक साथ में मूव करेंगे, दोनों का एक्सेलरेशन कॉमन होगा, दोनों की वेलोसिटी सेम होगी। तो जब दोनों की वेलोसिटी सेम होगी उस टाइम पे इंडिविजुअल ब्लॉक का कितना कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, आप ये हमें बताइए, ठीक है। और ऑब्वियस सी बात है दोनों का डिस्प्लेसमेंट जो आएगा वो अलग अलग आएगा। क्यों? क्योंकि एक ब्लॉक तो थोड़ा सा लेंथ में बड़ा है और एक ब्लॉक छोटा। अगर दोनों ब्लॉक सेम साइज के होते तो सेम डिस्प्लेसमेंट भी हो सकता था। इन द अबाउ क्वेश्चन फाइंड वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन ऑन ए एंड बी। अब यहां पे क्या है, तीसरे केस में वो फ्रिक्शन को वापस से ले आया, उन्होंने बोला ए और बी पे जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहे होंगे उसकी वजह से जो वर्क डन होगा वो आप बताइए। जो अपन ने थोड़ी देर पहले भी कैलकुलेट किया वही वाली चीज यहां पे पूछी गई है। तो कितने बच्चों को क्वेश्चन अब अच्छे से समझ में आ चुका है? कर सकते हैं आप इसको अपने आप? चलिए करिए अपनी अपनी कॉपीज में कैलकुलेट कीजिए फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों के आंसर, और जिनको लगता है कि उनसे नहीं हो पाएगा तो बोर्ड पे देखिए। दिस इज योर ब्लॉक बी, दिस इज ए, ये भी 10 kg का है और ये भी 10 kg का। बी ब्लॉक की जो वेलोसिटी है वो 0 बताई गई है और ए ब्लॉक की जो वेलोसिटी है वो 10 मीटर पर सेकेंड बताई गई है। ये वाला सरफेस स्मूथ बताया हुआ है और इस वाले सरफेस पे जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो 0.1 है, ठीक है ना। ये सिचुएशन यहां पे अपने को गिवन है। तो अगर मैं ये मान करके चलूं कि भाई 2 ब्लॉक सिस्टम में मैं बात कर रहा हूं और 2 ब्लॉक सिस्टम में मैं ये वाली बात बोलता हूं कि ब्लॉक्स मूव टुगेदर। अगर ये पूरे के पूरे जो ब्लॉक हैं वो एक साथ मूव कर रहे हैं तो यानी कि इनमें एक कॉमन एक्सेलरेशन मुझे पता करना होगा। तो क्या करूंगा मैं यहां पे, केवल एक ए ब्लॉक को अगर मैं यहां पे स्कीमेटिक बनाऊं यानी कि एफबीडी बनाऊं एक 10 kg का जो अपना ये ए ब्लॉक है इसका, तो 100 न्यूटन तो नीचे लग गया, ठीक है ना, और वेलोसिटी इसकी हो गई 10 मीटर पर सेकेंड, और यहां पे जो फ्रिक्शन है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन वो हो गया 0.1। तो अगर मुझे पता तो है, देखो ये इसकी वेलोसिटी तो 0 है, इसमें कुछ ना कुछ वेलोसिटी है जो कि आगे की तरफ है। तो अगर ये ब्लॉक आगे की तरफ मूव कर रहा है तो बेटा फ्रिक्शन पीछे होगा। तो मुझे इतनी बात तो देखो कॉमन सेंस से पता चल रही है कि फ्रिक्शन का डायरेक्शन यहां पे कहीं पे होगा। तो मैं क्या करूंगा, वही 2 ब्लॉक सिस्टम की कहानी, मैक्सिमम फ्रिक्शन पता करो। तो मैक्सिमम फ्रिक्शन मैं यहां पे पता करने के लिए आया हूं और म्यू इंटू एन होता है। तो म्यू कितना है 0.1 यानी कि 1/10 इंटू और एन यानी कि नॉर्मल,
और ये नॉर्मल किसके बराबर है क्या बेटा 100 न्यूटन के, तो इंटू 100 यानी कि 10 न्यूटन के आगे मेरे पास एफएस मैक्स, इसकी वैल्यू कितनी आ गई इधर की तरफ जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है एफएस मैक्स की 10 न्यूटन। अब देखो अगर ये 10 न्यूटन इधर की तरफ लग रहा है तो इस ब्लॉक की वजह से इस ब्लॉक पे जो फ्रिक्शन लगेगा क्या वो आगे की तरफ होगा और वो उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, क्या ये 10 न्यूटन होगा, ठीक है ना। तो यहां पे हमको चूंकि और कोई फोर्सेस नहीं दे रखे हैं इसलिए हमने यहां पे डायरेक्टली ये चीज लिख दी। अगर इस ब्लॉक पे कोई ना कोई फोर्स लग रहा होता देन अगेन सेकंड लॉ हम लगाते हैं यहां पे एनएलएम का, तो ये 10 न्यूटन इधर भी 10 न्यूटन। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई मुझे ए ब्लॉक का एक्सेलरेशन बताइए तो क्या करेंगे एक्सेलरेशन निकालने के लिए फोर्स अपॉन मास, तो फोर्स कितना है इसके ऊपर क्या बेटा 10 न्यूटन दिख रहा है और मास कितना है 10, तो एक्सेलरेशन कितना आ गया इसका 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा सोचने वाली बात है यहां पे, ये जो फोर्स आपने लिया है बेसिकली ये कौन सा फोर्स है, ये है फ्रिक्शनल फोर्स, क्योंकि यहां पे कोई और अप्लाइड फोर्स हमको नहीं दिख रहा है, अगर दिख रहा है तो बताओ मुझे, नहीं दिख रहा है तो ये कौन सा फोर्स लिया है अपन ने, फ्रिक्शनल फोर्स। सेकंड लॉ अपने को क्या बोलता है, जिस डायरेक्शन में फोर्स है उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा, तो यहां पे हमने फ्रिक्शनल फोर्स को काउंट में लिया है एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने के लिए, तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन भी उधर ही होगा जिस डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स होगा। तो फ्रिक्शनल फोर्स ए ब्लॉक पे इधर की तरफ लग रहा है, इसीलिए ये जो 1 मीटर पर सेकंड का अपन ने एक्सेलरेशन निकाला है इसका डायरेक्शन पीछे की तरफ होगा। तो ये जो ब्लॉक है ये v इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड से आगे जा रहा है लेकिन एक्सेलरेशन इसमें पीछे की तरफ है। अब ये काम अपन करेंगे बी ब्लॉक के साथ, तो ये लो मैंने यहां पे बना दिया आपके लिए ये बी ब्लॉक जो कि 10 kg का है, इसमें आगे की तरफ फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है कितना 10 न्यूटन का, इसका खुद का वेट नीचे 100 न्यूटन, ऊपर की तरफ एक नॉर्मल, वेलोसिटी इसकी 0 है। तो इस केस में अगर मैं आपसे पूछूं कि बेटा मुझे एक्सेलरेशन बताइए, तो हालांकि अपन क्या बोल चुके हैं कि दोनों के दोनों ब्लॉक को हम कैसे मान के चल रहे हैं, टुगेदर, दे बोथ आर मूविंग टुगेदर, बट स्टिल यहां पे फोर्स की कमी है तो हम क्या बोल सकते हैं, हम अगर इंडिविजुअल ब्लॉक का भी पता करना चाहें, क्योंकि अभी तो हम डाउट में ही है कि भाई इंडिविजुअल मूव कर रहे हैं या साथ में मूव कर रहे हैं, तो यहां पे अगेन F अपॉन एम एंड दिस फोर्स इज बेसिकली अ फ्रिक्शनल फोर्स जो कि कितना है 10 न्यूटन एंड मास इज 10, यहां से भी मुझे कितना मिला 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगेन द सेम एक्सप्लेनेशन, जिस डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स है उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा, क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन निकालने के लिए हमने यहां पे फ्रिक्शनल फोर्स को यूज किया है, तो यहां पे एक्सेलरेशन आ गया 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर है इतना। अब क्या करना है, यानी कि अब अगर दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है तो हम बिल्कुल कंफर्म हो चुके हैं कि दोनों के दोनों ब्लॉक जो हैं वो एक साथ मूव कर रहे हैं, ठीक है। अगर दोनों ब्लॉक अब एक साथ मूव कर रहे हैं तो मैं क्या करूंगा, बेसिकली ये जो 10 मीटर पर सेकंड है ये एक तरह से इनिशियल वेलोसिटी है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी यहां पे 0 बताई हुई है, तो मैं क्या करना चाहता हूं, मैं एक रिलेशन निकालना चाहता हूं टाइम का, और वो रिलेशन कैसे निकालूंगा, लेट्स से फॉर ब्लॉक ए मैं लिखना चाहता हूं वेलोसिटी ऑफ ए, फाइनल वेलोसिटी ऑफ ए इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए इज इक्वल टू u प्लस एटी, यानी कि एक्सेलरेशन ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो ए में तो इनिशियल जो वेलोसिटी है वो कितनी है बेटा 10, एक्सेलरेशन कितना है 1 और टाइम हमें पता नहीं है, तो ये हो गया va, इसको बना लो एक इक्वेशन। सेम काम अगर मैं ब्लॉक बी पे करूं तो यहां पे क्या होगा, vb इज इक्वल्स टू ub प्लस ab इंटू टी, और यहां पे इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है तो यहां पे 0 लिख दिया, प्लस एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक बी इज 1 इंटू टी, तो vb कितना आ गया, इसको सेकेंड इक्वेशन बना लो, ठीक है ना। कोई दिक्कत यहां तक, किसी को भी कोई दिक्कत हो यहां तक की बात समझने में कि सर ये और ये आपस में मतलब
ए और बी में आपने ये फाइनल वेलोसिटी में इक्वेशन कैसे लिखी, इसमें कोई दिक्कत? ये कौन सी इक्वेशन है? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज किया मैंने इनको लिखने के लिए, ठीक है ना। तो अब हमें क्या करना है, अब देखो, फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ टू ब्लॉक व्हेन फ्रिक्शनल फोर्स स्टॉप्स एक्टिंग। अगर फ्रिक्शनल फोर्स ने एक्ट करना बंद कर दिया तो क्या मैं इन दोनों वेलोसिटी को आपस में इक्वेट कर सकता हूं? और अगर इन दोनों वेलोसिटियों को आपस में इक्वेट किया तो यानी कि 10 + t इज इक्वल्स टू t, यानी कि मैंने क्या किया, va बराबर vb, और इससे मुझे क्या मिला, इससे मुझे बेसिकली t में एक रिलेशन मिलेगा, ठीक है ना। यहां पे मुझे क्या मिलेगा, t इक्वल्स टू 5 सेकेंड। यहां पे यार अपन कोई गलती कर रहे हैं मेरे ख्याल से, हाँ यहां पे अपन क्या गलती कर रहे हैं, देखो ए ब्लॉक पे जो एक्सेलरेशन है वो रिवर्स डायरेक्शन में है, तो यहां पे दिस विल बी अ माइनस साइन, है ना, और बी ब्लॉक पे तो एक्सेलरेशन आगे, तो यहां पे प्लस, ठीक है। तो ये क्या होगा, दिस इज अ माइनस साइन और ये 2t होगा एंड द टाइम विल बी 5 सेकेंड, ठीक है ना। तो अच्छा है मुझे आंसर यहां पे पता था, वरना अदरवाइज ये आपका जो एक्सेलरेशन था वो आप यहां पे गलत लिख देते। तो ये टाइम कितना हो गया यहाँ पे, 5 सेकेंड। अभी पूरी कैलकुलेशन अपने को दोबारा करनी पड़ती अगर ये गलत हो जाता तो टाइम कितना आ गया, 5 सेकेंड। अब मुझे क्या निकालना है, अगर फ्रिक्शन फोर्स अगर एक्ट करना बंद कर जाए तो इंडिविजुअल ब्लॉक की वेलोसिटी कितनी होगी। तो अब अपन उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो va कितना था, va बराबर 10 - t, है ना। तो t आपने फाइंड आउट कर ही लिया है, तो 10 - 5 इज इक्वल्स टू 5 मीटर पर सेकेंड। अगर vb की बात करूं तो vb आपने निकाला है 1 × t, यानी कि 1 × 5, क्योंकि t 5 सेकेंड अभी अभी अपन ने कैलकुलेट किया है। सो दिस इज vb, दिस इज va। तो ये हमने यहां पे वेलोसिटी पता करी जब फ्रिक्शनल फोर्स काम करना बंद कर देगा तब, ठीक है। अब अगला अगर अपन एग्जांपल लें इसी में ही कि भाई आपने अब ये तो पता कर लिया कि t बराबर 5 सेकेंड पे हमको डिस्प्लेसमेंट कब निकालना है, हमको डिस्प्लेसमेंट तब निकालना है जब दोनों a और b ब्लॉक की जो वेलोसिटी है वो सेम हो जाए। तो a और b ब्लॉक की वेलोसिटी सेम है, देखो यहां भी 5 मीटर पर सेकेंड, यहां भी 5 मीटर पर सेकेंड। अब इस पर्टिकुलर वेलोसिटी पे कितना डिस्प्लेसमेंट किया होगा a ब्लॉक ने और b ब्लॉक ने, वो अपन कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो उसमें कैलकुलेट करने में कुछ भी नहीं है, हम इक्वेशन लगाएंगे a ब्लॉक के लिए, b ब्लॉक के लिए, किसकी, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at² लगा दीजिए a के लिए और सिमिलरली b के लिए। तो अगर a के लिए मैं लगाऊं तो कितना हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी इसकी 10, टाइम कितना आया 5, कितने टाइम पे कर रहे हैं ये, एट t बराबर 5 सेकेंड पे, क्योंकि t बराबर 5 सेकेंड पे ही दोनों की वेलोसिटी सेम आ रही है। देन -½ × 1 × t², यानी कि 25। कैलकुलेट करना बेटा, इसको कितना आता है, 50 - 12.5, यानी कि कितना हो गया 37.5 मीटर। ये कैलकुलेशन अपन ने किसके लिए करी, a के लिए, यानी कि ये किसके लिए आ गया, a, डिस्प्लेसमेंट ऑफ a। सेम काम आप करें डिस्प्लेसमेंट ऑफ b निकालने के लिए, तो यहीं पे कर दूं, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। ये वाली इक्वेशंस को रब कर देता हूं, यहीं पे लिख देता हूं। So displacement of B again ut plus half at²। इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है, तो ये तो 0 हो गया वाला पार्ट। तो देन माइनस नहीं, यहां तो प्लस आएगा, 1/2 इंटू एक्सेलरेशन इज 1 इंटू 25, तो कितना आ गया 12.5 मीटर डिस्प्लेसमेंट ऑफ B। तो यानी कि B ब्लॉक 12.5 मीटर डिस्प्लेस हुआ है और A ब्लॉक 37.5 मीटर डिस्प्लेस हुआ है। तो चलो डिस्प्लेसमेंट भी अपन ने बहुत इजीली यहां पे फाइंड आउट कर लिया। अब क्या बचा, इन द अबाउ क्वेश्चन फाइंड वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन ऑन A एंड B। तो A और B की वजह से कितना वर्क डन हुआ, तो अब तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं है, अभी तक हमारे पास डिस्प्लेसमेंट ही तो नहीं था।
अगर डिस्प्लेसमेंट होता तो हम वर्क डन पहले ही निकाल चुके होते। वर्क डन क्या होता है? फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो अगर ए पे फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से मुझे वर्क डन पता करना है तो फ्रिक्शनल फोर्स कितना है? 10 न्यूटन। और ए में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है क्या वो आगे की तरफ हुआ है यहां पे, और वो डिस्प्लेसमेंट है कितना? 37.5 मीटर। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो cos 180 से, 10 इंटू 37.5 इंटू cos 180, तो जो भी वर्क डन आएगा वो नेगेटिव में आएगा और कितना आएगा? 375 जूल। तो इसका आंसर क्या हो गया? ए के ऊपर तो 375 जूल। ऊपर वाला ब्लॉक ए है ना? हाँ ठीक है। अब बी ब्लॉक पे देखते हैं। बी ब्लॉक के ऊपर जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो कितना है? 10 न्यूटन। डिस्प्लेसमेंट जो हुआ है वो 12.5 मीटर हुआ है इसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, cos 0 और ले आओ यहां पे। दोनों एक ही डायरेक्शन में तो वर्क डन तो पॉजिटिव है ही सही। सो 12.5 इंटू 10 कितना हो गया? 125 जूल। सो वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन ब्लॉक बी इज कितना? 125 जूल। ये माइनस में है। 375 वाला किसमें था? माइनस में था, ठीक है ना? ये फोर्स इधर, 375 उधर, दोनों के बीच में एंगल 180। तो 375 जूल कैसा हो गया? माइनस में वर्क डन हो गया। अच्छा, अब देखो अगेन मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछता हूं। आपने यहां पे क्या किया? 2 मिनट के लिए मैं इसको यहां से हटाता हूं। आपने क्या निकाला अभी अभी? वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन ए एंड वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन बी। देखें ए और बी पे कितना कितना था? ए पे 375 है ना? सो दिस इज यू हैव कैलकुलेटेड, और इस पे 125 जूल। अगर मैं आपसे बोलूं कि मुझे बताइए नेट वर्क डन बाय फ्रिक्शन, तो आप क्या करेंगे? इन दोनों को जोड़ देंगे, हाँ या ना? तो इन दोनों को जोड़ने से मुझे क्या मिलेगा? 0, 5, 2, ठीक है ना? और ये भी कैसा? नेगेटिव। ये यहां पे अपना आंसर हो गया। नोट करिए इसे। क्लियर हुआ बेटा ये वाला क्वेश्चन सबको? बढ़े आगे? सर, किसी को कोई डाउट है? हाँ बेटा बोलो। सर यहाँ पे आपने VA बराबर VB कैसे किया था? यहां पे VA बराबर VB कैसे हुआ? अरे यार बेटा इधर देखो, ये मेरे को यहां से थोड़ा सा रब करना पड़ेगा। ये सबने लिख तो लिया था ना, ये मैं मिटा रहा हूं यहां से, है ना? देखो ये पहले क्वेश्चन के लिए किया था अपन ने, है ना? देखो क्या था, ये ग्राउंड से जो बी ब्लॉक है यहां पे अपना जो सरफेस है वो कैसा है? स्मूथ है। लेकिन ए और बी के बीच में अपना सरफेस कैसा है? कुछ ना कुछ वहां पे फ्रिक्शन है। तो जब अपने को क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि फ्रिक्शनल फोर्स स्टॉप एक्टिंग, अगर फ्रिक्शनल फोर्स काम करना बंद कर दिया है तो ए और बी के बीच में भी जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो बंद हो गया, यानी कि ए और बी के बीच का सरफेस भी अब कैसा हो गया? स्मूथ हो गया। तो यानी कि अगर ए 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा होगा तो बी भी उतने से ही चलना चाहिए, यानी कि दोनों की वेलोसिटी सेम होनी चाहिए। तो हमने एक रिलेशन वहां पे लिख लिया था कि भाई VA कितना आया था? मेरे ख्याल से 10 माइनस टी। VB कितना आया था? 1 इंटू टी। तो हमें एग्जैक्ट फाइनल वेलोसिटी तो किसी की भी नहीं पता थी, तो हमने क्या किया था? VA और VB को इक्वेट कर दिया। क्यों? अगर दोनों में कोई फ्रिक्शन ही नहीं है तो जितने भी सरफेसेस आ रहे हैं सबके सब सरफेस कैसे हो गए? स्मूथ सरफेस हो गए। तो यानी कि जितने से ए मूव करेगा उतने से बी को मूव करना चाहिए। तो इसलिए हमने दोनों को यहां पे इक्वेट किया। क्लियर हुआ बेटा? ठीक है, बढ़े आगे। चलो अब छोटे से सवाल का जवाब दो। यहां पे ट्रू और फॉल्स का क्वेश्चन है ये। वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन ऑन अ बॉडी इज नेवर जीरो, यानी कि ये क्या बोल रहा है कि काइनेटिक फ्रिक्शन की वजह से जो वर्क डन होता है वो कभी जीरो नहीं हो सकता है। तो क्या ये वाली बात सही है कि काइनेटिक फ्रिक्शन की वजह से जो वर्क डन हो रहा है किसी बॉडी पे वो कभी जीरो नहीं हो सकता है? तो ये तो गलत है, यानी कि हम क्या बोल सकते हैं कि दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। ठीक है ना? कोई एक्सप्लेन कर सकता है क्यों कि वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन ऑन एनी बॉडी इज नेवर जीरो? क्या काइनेटिक फ्रिक्शन की वजह से जो वर्क डन होता है वो हमेशा नेगेटिव होता है? काइनेटिक फ्रिक्शन मान लो पीछे लग रहा है और आगे कुछ अप्लाइड फोर्स F है, दिस इज F के। अब बॉडी जिस डायरेक्शन में मूव करेगी उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट भी होगा। तो काइनेटिक फ्रिक्शन की वजह से
जो वर्क डन होगा, ये एंगल कितना हो गया 180 डिग्री, तो हमेशा जो होगा वर्क डन वो कैसा होगा, नेगेटिव होगा, है ना। तो यहां पे क्या बोला गया, वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन ऑन अ बॉडी इज नेवर जीरो, यानी कि जीरो कभी नहीं हो सकता, ठीक है ना, वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो ये वाला स्टेटमेंट तो फॉल्स हो गया। आगे देखिए, वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन ऑन अ सिस्टम इज ऑलवेज नेगेटिव, तो ये वाला स्टेटमेंट क्या हो गया, ट्रू हो गया, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे, और अब अपन बात करते हैं किसकी, वर्क डन बाय स्यूडो फोर्स। तो वर्क डन बाय स्यूडो फोर्स में क्या करना है अपने को, नॉर्मली अपन जानते हैं स्यूडो फोर्स क्या होता है, ठीक है ना। तो एनएलएम में पढ़ा था अपन ने ये वाला कंसेप्ट, तो यहां पे हमको ये कंसेप्ट दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है, सीधी सी एक बात पता होनी चाहिए, जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है स्यूडो फोर्स उसके अपोजिट काम करता है, ठीक है ना। एंड ऑब्वियसली फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे भी डिपेंड करता है, सब बातें अपन जानते ही हैं। तो डायरेक्टली अपन एक क्वेश्चन लेते हैं इसके अंदर कि ये क्वेश्चन को अपन कैसे सॉल्व करेंगे। अगर एक क्वेश्चन भी आपको आ गया स्यूडो फोर्स का, तो आप कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। हालांकि आपके कंपटीशन एग्जाम में इतने अच्छे क्वेश्चन नहीं आते हैं स्यूडो फोर्स के ऊपर, लेकिन फ्रिक्शन फोर्स और स्यूडो फोर्स को मिला करके बहुत अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे कि 2 ब्लॉक सिस्टम अभी अभी अपन ने देखा था, तो वहां पे एक ब्लॉक के ऊपर एक आदमी को खड़ा कर देंगे, एक ग्राउंड पे एक आदमी को खड़ा कर देंगे, और दोनों के रेफरेंस में बातें पूछी जाएंगी। तो ये स्यूडो फोर्स भी इन्वॉल्व हो रहा है इसमें, और फ्रिक्शनल फोर्स भी इन्वॉल्व हो रहा है। ऐसे क्वेश्चंस भी लेंगे अपन अपनी एक्सरसाइज में, कोशिश करेंगे अपन ऐसे क्वेश्चंस भी लेने की। एज ऑफ नाउ अपन लेते हैं अभी एक सिंपल सा क्वेश्चन, जिससे अपने को पता चल जाए कि भाई स्यूडो फोर्स की वजह से जो वर्क डन होता है उसे कैसे फाइंड आउट किया जाता है। तो यहां पे देखिए आपके पास 3 सिचुएशन है, ए, बी और सी, ठीक है ना। और यहां पे जो आपका 10 kg का ब्लॉक है, इस पे फोर्स कितना लग रहा है 100 न्यूटन का, सरफेस स्मूथ है, और डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है 500 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है अगले 10 सेकंड के अंदर अंदर। तो जो पहला ऑब्जर्वर है इसका एक्सेलरेशन भी जीरो, इसकी वेलोसिटी भी जीरो, यानी कि ये ऑब्जर्वर कैसे है, एक रेस्ट की पोजीशन पे है। तो अगर मुझे यहां पे वर्क डन फाइंड आउट करना पड़े, देखो वर्क डन अपने को फाइंड करना है तीनों ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में, ए, बी और सी के रेस्पेक्ट में। तो मैं सबसे पहले ए के रेस्पेक्ट में अगर पता करूं, ठीक है, तो क्या होगा, इसका एफबीडी बना लेते हैं अपन, ये 100 न्यूटन, ये नॉर्मल, ठीक है ना। एक्सेलरेशन ठीक है, अभी चलो यहां पे देखते हैं, ऑलरेडी हमको एक्सेलरेशन यहां पे 0 दिया हुआ है। तो वर्क डन क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा, ठीक है ना। तो अब यहां पे हमारा जो फोर्स है वो कितना है 100 न्यूटन है, और कितना डिस्प्लेस हो रहा है, क्या बेटा 500 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, कितने सेकंड में हो रहा है 10 सेकंड में हो रहा है। तो यानी कि 500 इंटू, दोनों एक ही डायरेक्शन में इसलिए cos 0 डिग्री, तो ये कितना हो गया अपने यहां पे 50,000 जूल, ये हमारा वर्क डन आ गया एज ऑब्जर्व बाय ए, ठीक है। आगे देखिए, अगर वर्क डन बाय बी आपको कैलकुलेट करना हो, वर्क डन एज ऑब्जर्व बाय बी, तो अब थोड़ा सा यहां पे सोचने की जरूरत है, ठीक है ना। देखो एक चीज मैंने आपको बताई थी, वर्क डन जो है कभी भी टाइम पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है ना। अगर मैंने एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाया 10 न्यूटन का, वो भले से 10 मिनट में जाए, 10 घंटे में जाए, 10 साल में जाए, कोई दिक्कत नहीं है, वर्क डन ही रहेगा। तो वर्क डन टाइम पे डिपेंड नहीं करता है। तो यहां पे जैसे कि बोले जा रहा था 500 मीटर इन 10 सेकेंड, तो कोई दिक्कत नहीं है, हुआ तो सही ना, डिस्प्लेस तो हुआ 500 मीटर, कितने फोर्स की वजह से हुआ 100 न्यूटन के फोर्स की वजह से हुआ। किसने ऑब्जर्व किया, एक ऐसे ऑब्जर्वर ने जो कि रेस्ट पे था, जिसके लिए एक्सेलरेशन 0 है, वेलोसिटी 0 है। तो इसने जो ऑब्जर्व किया वो यहां पे रिकॉर्डिंग अपने को दे दी। अब बी के लिए अगर मैं बात करूं तो देखो यहां पे क्या होगा, फोर्स कितना लग रहा है 100 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, सबको दिख रहा है। अब डिस्प्लेसमेंट जो होगा ना, ये थोड़ा सा यहां पे लॉजिक है। देखो इसकी वेलोसिटी खुद की कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड, तो 10 मीटर पर सेकेंड यानी कि ये बंदा 1 सेकेंड में 10 मीटर चल रहा है। भाई यही तो होता है वेलोसिटी का मतलब, 10 मीटर पर सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड में 10 मीटर चल गया वो आदमी।
तो अगर ये, और इसका एक्सेलरेशन क्या बताया गया यहां पे, 0 बताया हुआ है। कितना बताया हुआ है इसका एक्सेलरेशन, 0। तो अगर ये पर्टिकुलर जो ब्लॉक है ये 10 सेकंड में 500 मीटर चलता है, तो 10 सेकंड में ये कितने मीटर चलेगा? अगर 1 सेकंड में ये 10 चल रहा है तो 10 सेकंड में कितने चलेगा ये? क्या 10 इंटू 10 यानी कि 100 मीटर। अरे हाँ या ना, हाँ या ना? ये 10 सेकंड में 100 मीटर चल रहा है और ये 10 सेकंड में 500 मीटर चल रहा है, यानी कि ऑब्वियस सी बात है कि भैया ये जो बंदा है ऊपर वाला, इसके पास कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन भी और इसकी वेलोसिटी भी कुछ अच्छी खासी है, इससे तो ज्यादा ही है। तो यानी कि इसका जो डिस्प्लेसमेंट मैं लिखूंगा वो कितना लिखूंगा, 500 माइनस 100 यानी कि 40,000 जूल। ये समझ में आया नहीं आया? डिस्प्लेसमेंट माइनस होगा नहीं होगा? ये दोनों एक दूसरे के रेस्पेक्ट में रेस्ट पे थोड़ी है, एक मूविंग है दूसरा भी मूविंग है। यहां पे क्या था, ये रेस्ट पे था ये मूविंग था, यहां पे ये भी मूविंग है और ये भी मूविंग है, ठीक है ना। अब एक और केस लेते हैं, यहां पे इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है लेकिन एक्सेलरेशन है 10 मीटर पर सेकेंड। अगर मैं इसका एक्सेलरेशन निकालूं तो F अपॉन m यानी कि 100 अपॉन 10, इसका भी एक्सेलरेशन कितना आ गया, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जितना एक्सेलरेशन से ये चल रहा है आगे, उतने ही एक्सेलरेशन से ऑब्जर्वर सी भी आगे चल रहा है। तो यानी कि मैं ऐसा बोल सकता हूं कि दिस सिस्टम इज इन रेस्ट एज कंपेयर टू ऑब्जर्वर सी, यानी कि ये दोनों के दोनों एक दूसरे के रेस्पेक्ट में कैसे हो गए, रेस्ट पे हो गए। तो यहां पे अगर मुझे वर्क डन निकालना हो जो कि सी ने ऑब्जर्व किया हो तो कितना होगा, 100 न्यूटन इंटू, अगर ये 10 सेकंड में 500 चला है तो बेटा ये भी तो 500 चला होगा अगले 10 सेकंड में, तो 500 माइनस 500, ठीक है ना। कितना आ गया वर्क डन, 0। वर्क डन कितना आ गया, 0 आ गया यहां पे, इन दोनों जो इसने ऑब्जर्व किया होगा वहां पे, ठीक है ना। तो इसको नोट करो, फिर आज का लेक्चर में समअप करता हूं। हालांकि मेरा मूड था आपको आज कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के बारे में बताने का, कि कैसे फोर्स पाथ पे डिपेंड करते हैं, कैसे पाथ पे नहीं करते हैं, है ना। मतलब बहुत सी बातें करनी थी कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस को लेकर के। तो अपन नेक्स्ट लेक्चर में उन्हें एक अच्छे से लेंगे, बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल मैंने उसमें आपके लिए सर्च करके रखे थे। तो यहां तक नोट करें, देन विल सम अप द लेक्चर। ओके, तो समझ में आया सबको। तो आज अपन ने क्या किया, अपन एक बार देखें। आज अपन ने वर्क डन बाय फ्रिक्शन पढ़ा एंड वर्क डन बाय स्यूडो फोर्स पढ़ा। वर्क डन बाय फ्रिक्शन में अपन ने 3 केसेस देखे, जब फ्रिक्शन फोर्स अप्लाइड फोर्स से बड़ा हो जाए, जब अप्लाइड फोर्स फ्रिक्शन फोर्स से बड़ा हो जाए। तो हमने क्या किया बेसिकली, और एक 2 ब्लॉक सिस्टम भी देखा। तो हमने इसमें क्या ऑब्जर्व किया कि वर्क डन बाय फ्रिक्शन जो है वो 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तीनों केसेस देखे, कुछ न्यूमेरिकल हमने देखे। फिर हमने स्यूडो फोर्स की बात करी। स्यूडो फोर्स के अंदर हमने क्या देखा कि अलग अलग ऑब्जर्वर के हिसाब से वर्क डन कैसे होता है, यही स्यूडो फोर्स का बेसिक मीनिंग है। स्यूडो का मतलब क्या होता है, एक नकली फोर्स, है ना। तो यहां पे एक्सेलरेशन के अपोजिट लगता है स्यूडो फोर्स, तो उसके हमने यहां पे देख लिया कि भाई वर्क डन कैसे होता है, ठीक है। तो बाकी बातें अपन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के बारे में अपने को पढ़ना है। काफी अच्छे न्यूमेरिकल बनते हैं और काफी अच्छा एक समझने का तरीका वहां पे अपना बनता है। सो थैंक यू फॉर टुडेज लेक्चर।